हेलो बसा ड्रीमर्स, आज तारीख है 31 अगस्त 2020। चलिए देख लेते हैं आज मैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल से पहले हम कार्टून की इमेज समझ लेते हैं कि देखिए गवर्नमेंट इसमें दो दिशाओं में फंसी हुई है। ये पहला वाला है सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंटरेस्ट वेवर के रिगार्डिंग, और दूसरा वाला केस है आरबीआई की वजह से इंटरेस्ट जो उसे मिलता था कह रहे उसकी वजह से। राइट, तो गवर्नमेंट तो इसने क्या इंटरेस्ट वेवर में क्या किया था कि जो बिग जो कंपनीज थी, कॉमर्शलाइज कंपनीज थी कह रहे उनके लिए क्या किया कि इंटरेस्ट में वेवर दे दिया था कि मतलब आपको कम इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की चाबुक चल गई है। और दूसरी तरफ ये कि आरबीआई का जो कैपिटल होता है कैपिटल से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट प्राप्त होता रहता है। बट अभी क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट में वो क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब जितना मिलना चाहिए था उतना उसे मिला नहीं है। राइट, इस पूरे आर्टिकल में इसी बात को, मतलब इस पूरे पिक्चर में इसी बात को इंडिकेट किया जाता है। अभी हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारे पास आर्टिकल है वो वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को बोला कि अब मैं पब्लिश नहीं करूंगा। अब भाई क्यों पब्लिश को नहीं करेंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वो पब्लिश क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर वो अपनी बिग अचीवमेंट को किसी नंबर के फॉर्म में अगर दिखा सकते थे किसी सिटीजन को, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव में ही दिखा सकते थे। क्योंकि ये 2014 में 142 पे था और अभी राइट नाउ 63 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है अब वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश नहीं करेगा। लेकिन पब्लिश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि क्या हो रहा है, डेटा में एक प्रकार से मैनिपुलेशन चल रहा है। तो डेटा सही नहीं है, जिन 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 कंट्रीज़ के द्वारा डेटा दिया जाता है कह रहे वो सही नहीं है। अच्छा, अब एक बात ये सामने आती है कि अच्छा मतलब वर्ल्ड बैंक क्या डिपेंड करती है क्या कि किसी गवर्नमेंट के डेटा से? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई डेटा देगा तो उसी के बेसिस पर इस प्रकार की रैंकिंग तैयार होगी। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कह रहे बिल्कुल ऐसा ही है कि वर्ल्ड बैंक के साथ होता यही है कि जो वेरियस गवर्नमेंट है कह रहे कि वो क्या करती हैं कि अपने अपने जो कंट्री का डेटा प्रोवाइड करवाती हैं किसको? वर्ल्ड बैंक को। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किन किन चीज़ों को काउंट किया जाता है? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हो गई, क्रेडिट की फैसिलिटी हो गई कि मतलब कितने जल्दी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन मिल जाती है। फिर उसमें दूसरी चीज़ जो वो काउंट करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कि मतलब किस मात्रा में या किस रेट पर प्रोवाइड की जाती है, आपको बिजनेस करने के लिए लोन किस तरह से मिल जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फिर वहाँ के लेबर लॉस कैसे हैं। तो इन चीज़ों को काउंट किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो अब इस तरह का डेटा कि हमारे यहाँ क्रेडिट की किस प्रकार से फैसिलिटी है, तो वेरियस स्टेट्स प्रोवाइड करवाते हैं वर्ल्ड बैंक को। और वर्ल्ड बैंक करता क्या है, उसे समराइज़ करता है और समराइज़ करके एक इंडेक्स निकाल देता है जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोला जाता है, इंडेक्स। ऑल राइट, अब देखिए कि जो डाउट है कह रहे कि क्योंकि इंडिया ने तो एक ओवर द पीरियड क्या किया था कि उसका ग्रो हुआ था, सब कुछ बहुत परफेक्ट हुआ था। तो लेकिन जो चिली थी ना, चिली जो साउथ अमेरिका का कंट्री है, लेकिन उसका जो वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है कह रहे कि वो ख़राब हो गया था। कह रहे वो अचानक से ड्रेस्टिकली उसमें चेंजेस आते हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है अचानक से। जैसे ही वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था कि मेथोडोलॉजी में चेंजेस किए कुछ, तो मेथोडोलॉजी में चेंजेस करते ही तो इंडिया की रैंकिंग तो सुधर गई, लेकिन जैसे ही मतलब चिली की रैंकिंग क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं करे वो फिर ऑब्जेक्शन रेज करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो पूरा सिनेरियो चलता है। और राइट नाउ इस समय वर्ल्ड बैंक के पास ये डेटा निकल करके आता है कि जो डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा, उसकी वजह से मेरी जो रैंकिंग थी कह रहे कि वो पाँच वर्षों में मैंने उसको रडार पर या फिर से रिव्यू करने के बारे में सोचा है। ऑल राइट, अब हम अपने कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ या ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में भी सोच लेते हैं। तो चाइना है, तो चाइना के साथ केस क्या है? ठीक है, अब चाइना के साथ सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो उसकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है कह रहे कि वो भी काफ़ी अच्छी थी। अभी जो रिसेंट जो पास वाला था उसमें उसकी 30 रैंक थी। तो इट इज़ अ गुड वन कि अगर चाइना क्या कर रहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी रैंकिंग अच्छी है, स्टिल इतने इतने ढेर सारे उसके नेगेटिव कमेंट्स हैं उसके बाद भी। लेकिन जो ये रैंकिंग है 30 रैंकिंग है ना, कह रहे कि चूंकि सबसे ज़्यादा फंड मिलता है चाइना को, बट उसके बावजूद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी रैंकिंग रसिया से पीछे है। जो कि रसिया को जो एफडीआई हुआ, एफआईआई हुआ, वो सबसे कम मिलता है, लेकिन फिर भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कह रहे कि उसकी रैंकिंग 20 है। कह रहे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक कंट्री ऐसी है जिसे एफडीआई और एफआईआई मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है, जो कैश का फ्लो है, कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पीछे है। और वही दूसरी कंट्री है जहाँ पर एफडीआई और एफआईआई नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है, वो पीछे है। ठीक है, फिर राइटर करते क्या है कि देखिए ये जब ये पूरा पिक्चर देखने के बाद हमें आइडिया किस बात का लगता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा ना हाइप नहीं करना चाहिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट को।
राइटर अब कहते हैं कि इंडिया को करना क्या चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ठीक है, इट्स ओके ओके, लेकिन कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पर कभी भी खुद को ना नहीं हाइप करना चाहिए और ना ही खुद को मार्केटिंग वो करना चाहिए। फिर राइटर कहते क्या हैं कि देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से अगर आप सोचते हो कि कोई चेंजेस हुए थे कि 2014 में इंडिया की रैंकिंग 142 थी, अभी रैंकिंग हो गई है उसकी 63, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कुछ फ़ायदा हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है। राइटर एक डेटा के माध्यम से कहते हैं कि देखिए जो जीडीपी में शेयर था ना हमारा, कह रहे वो स्टिल वो 16 पॉइंट ही समथिंग है। तो स्टिल जो हमारा जो जीडीपी का शेयर है इनफ्लो का, मतलब कि एफडीआई और एफआईआई आती है, कह रहे उसमें कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं हैं। राइट, अब जब कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं हैं, कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आ नहीं रही हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इस प्रकार से बोस्टिंग करने से क्या फ़ायदा, कोई इसका एडवांटेज है नहीं। तो इंडिया को इसके अलग हट करके अपनी या तो खुद को इवेलुएट करे, खुद की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करे, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें। तो इस पूरे आर्टिकल में इन्हीं सारी बातों पर डिस्कस किया गया था, मैंने डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो है कि एडवांटेज ऑफ चाइना, मतलब चाइना को किस प्रकार से एडवांटेज मिल रहा है, स्टिल उसके लिए इतने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके रखे गए हैं उसके बावजूद भी। देखिए जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया और जापान हो गया, इंडिया हो गया, तो मतलब पूरी तरह से कंपनियों पर हंटर चला है कि आप चाइना से आप क्या करोगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है आपका, आपको वहाँ से शिफ्ट करना है। ऑल राइट, लेकिन उसके बावजूद जो बड़ी कंपनीज हैं यूएसए के द्वारा कहने के बाद भी, तो चाइना से कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, मूव नहीं कर रही हैं। अब आखिर क्यों मूव क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि जो उनका जो मेजर टारगेट है ना, कह रहे हैं कि वो वहाँ का डोमेस्टिक मार्केट है। क्योंकि देखिए चाइना की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि वो मैन्युफैक्चर तो करते ही हैं, उनके पास स्किलफुल लेबर तो है ही, बट जो वहाँ के कंज्यूमर हैं, कह रहे हैं कि वो भी कंज्यूमर भी एक लेवल के हैं। मतलब अगर किसी कंट्री के अगर कोई कंट्री रिच होता है, वहाँ के पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ के लोग परचेस भी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। मतलब इवन आप बोल सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कह रहे चाइना में ही है। तो इसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज है, कह रहे वो तो अपना प्रॉफिट देख रही हैं, कह रही कि वो इसकी वजह से, केवल यूएसए की बोलने की वजह से वो चाइना से शिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। राइट, फिर बात करते हैं कि देखिए अच्छा इंडिया उसका अल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। राइट, कहते हैं कि देखिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कि आप चाइना का अल्टरनेटिव कैसे बन सकते हो। फिर कहते हैं कि देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेस चाइना ने बना दिया है, क्योंकि चाइना केवल ज़मीन ही नहीं प्रोवाइड करवाता है, चाइना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड करवाता है, बल्कि वो स्किलफुल और चीप लेबर भी प्रोवाइड करवाता है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे कि वो बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने की वजह से वहाँ पे जो कंपनीज आती हैं, कह रहे कि उनको एक स्किलफुल लेबर मिल जाता है काम करने के लिए। कह रहे उस प्रकार का, कह रहे कि उसने आज से नहीं, कह रहे कि 10 साल से ज़्यादा हो गया, कह रहे वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर सेकंड थिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि लेबर वाली बात हो गई। फिर दूसरा है कि वहाँ पे अथॉरिटेरियन रीज़न है, मतलब किसी भी प्रकार का डिसीजन हो गया, किसी कंपनी से अगर कोई गलती हो गई, तो वहाँ पर मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाइप करके उसके रेपुटेशन, कंपनी के रेपुटेशन पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करती है चाइना में। लेकिन इंडिया में केस थोड़ा सा अलग है कि जैसे ही किसी कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर किसी भी प्रकार का मतलब बात होती है, तो तुरंत उसको मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड उसे जान जाता है। ठीक है, तो एक जो प्राइवेसी होती है एक कंपनी की, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि हाइपिंग वगैरह अलग तरीके से चलती है, यहाँ का जो जर्नलिज्म है बिल्कुल अलग वो फॉर्म में चलता है, जबकि वहाँ का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से जो चाइना में क्या होती है, कंपनीज जाती हैं और कंपनीज फंक्शन करना चाहती हैं, और इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से कह रहे कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी सुप्रीम कोर्ट बोल देगा, कभी मीडिया वाले बोल देंगे, तो मतलब फिर गवर्नमेंट पर इन दोनों का एक मेजर प्रेशर होता है, जो बिजनेस एथिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जो बड़ी बड़ी जो बिग जाइंट कंपनीज हैं वो अपना लॉस नहीं करना चाहती, तो इसकी वजह से वहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहेंगे। वो अगर शिफ्ट होना भी चाहेंगे चाइना से, तो फिर अदर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, कह रहे कि वहाँ पर जाएंगे, कह रहे इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कह रहे कि अगर आप कुछ कंपनीज़ को छोड़ दो, कह रहे कोई यहाँ पर आया भी नहीं है। जैसे एप्पल ने बोला कि चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ आईफोन को वो करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, बट उसके अलावा जिस आप मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे थे, जिसको आप अट्रैक्ट करने की बात कर रहे थे, वो है मेजर कोर मैन्युफैक्चरिंग की। कह रहे कोर मैन्युफैक्चरिंग कह रहे कि इंडिया में आया ही नहीं है, और कह रहे वो पॉसिबल भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, और जो यहाँ के लेबर लॉज हो गए, और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जो यहाँ के स्किलफुल लेबर हो गए, कह रहे कि वो बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है।
राइट। अब राइटर फिर यहाँ पे लास्ट में सजेस्ट भी करते हैं, कहते हैं कि इंडिया को करना क्या चाहिए। इंडिया ने जो आत्मनिर्भर वगैरह के लिए जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, कहते हैं कि वो बिल्कुल स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो फ्यू मंथ ही हुए थे, कहते कुछ महीने ही हुए हैं कि आपने, कहते चाइना इतने टाइम से ये वाला काम कर रहे हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री तो बिल्कुल अलग फेज़ में है और आपने तो बस अभी भी स्टार्ट किया है, तो इसकी वजह से इशूज़ हैं। तो चाइना की जो कंपनीज हैं, कह रहे वो इंडिया में नहीं आने वाली हैं। ये समरी ऑफ द इस आर्टिकल है ये, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन है आर्टिकल डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द कि सब कैटेगराइजेशन है। देखिए 2004 में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन वगैरह दिया था। डिसीजन क्या दिया था कि जो SC ST होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती क्या थी कि वो कुछ कास्ट को SC और ST में भी उसमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहती थी। जैसे कोई अगर SC है ST है तो एक मेजर पॉपुलेशन है जो कि SC और ST में है, तो अब SC और ST में भी वहाँ पर डिवीज़न करने की बात चल रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक क्या कर सकती हैं कि उसमें भी डिवीज़न कर देंगी कि जो SC ST कैंडिडेट है जिनको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिला है या फिर जो बिल्कुल मतलब क्रीमी लेयर की पोजीशन में चले गए, तो अगर उनको कुछ डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में डालने की बात की जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला था नहीं, अब अगर कोई SC ST है तो फिर बेसिकली उसे क्या मिलेगा, प्रॉपर उसे बेनिफिट मिलना चाहिए, फिर उसमें आप सब कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ, जो रिसेंट की अपडेट है उसमें क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, सब कैटेगराइजेशन उसमें भी कर सकती हैं। मतलब ये हुआ कि अब चाहे वो SC ST हो, पहले SC ST में होगा, फिर उसके बाद OBCs में होगा कि जिनको रिजर्वेशन मिलता था, तो जिन्होंने रिजर्वेशन का एक मेजर बेनिफिट उठा लिया है, कह रहे उसके बाद तो जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, कह रहे उनको आगे लाने का प्रयास किया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ये वाला काम कर सकते हैं, राइट। हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, वो रिगार्डिंग द हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। अब देखिए कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो अमेरिका को ले लीजिए और ब्राज़ील को ले लीजिए, उसके बाद तीसरी इंडिया ऐसे कंट्री है जहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ़ केसेस सबसे ज़्यादा है। यानी नंबर ऑफ़ केसेस सबसे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की प्रॉपर जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, कह रहे कि वो इंडिजनाइज नहीं है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल अपने घर पे मैन्युफैक्चर किया हुआ जो RT-PCR वगैरह की जो वो चीज़ें थी, मशीनरीज थी या फिर जो टूल किट्स थी, कह रहे कि वो उस तरह से अवेलेबल है नहीं। और जो नंबर ऑफ़ केसेस कह रहे बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से अगर आप एक डेटा को अगर आप अनुमान लगाओगे तो यहाँ का जो मोर्टलिटी रेट है, कह रहे कि वो आप अमेरिका और ब्राज़ील से यहाँ पर कम पाओगे। कह रहे नंबर ऑफ़ केसेस तो यहाँ पर बिल्कुल हाइक है, कह रहे 75,000 कह रहे मतलब पर डे, कह रहे ये बिल्कुल हाइक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो अमेरिका और ब्राज़ील का, तो वहाँ पर जो मोर्टलिटी रेट है, कह रहे हैं वो 3% है। मतलब वहाँ पे अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें 3 लोग मर जाते हैं। लेकिन इंडिया वाले केस में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 100 लोग बीमार होते हैं तो केवल 2% लोग मर रहे हैं। मतलब इंडिया का मोर्टलिटी रेट कम है, बट स्टिल इंडिया को जो इंडिजनाइज करना था टूल किट्स वगैरह को, और कह रहे उन चीज़ों को अभी भी इंडिया प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया है, केवल कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या फिर कुछ स्टेट्स में ही कह रहे पॉसिबल है। और राइटर फिर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, कहता है कि इसको आप बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको इसे मतलब ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर आपको इंडिजनाइज करना होगा, मतलब चीज़ों को अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चर करना होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी, राइट। अभी हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट डिस्कस है। एक और आर्टिकल है वो मीडिया के हैपिंग वगैरह के रिगार्डिंग है कि देखिए मीडिया कर क्या रही है इसमें, वो जो सुशांत सिंह राजपूत हैं तो उनकी मौत हो जाती है, तो इस वक्त मीडिया ट्रायल चल रहा है उनके ऊपर। कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है, कह रहे मीडिया इस समय कई रोल निभा रही है, मीडिया इस समय जुडिशरी का भी रोल निभा रही है, मीडिया इस समय CBI का भी रोल निभा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं वो तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कैमरा लेकर प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं एवरी केस की, हर इन्फॉर्मेशन की। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर का जो एक काम होता था कि कंट्री के वेरियस डायमेंशन को कवर करना और फिर पब्लिक तक उन सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, कह रहे कि मीडिया इस समय वो वाला काम नहीं कर रही है। कह रहे मीडिया इस समय एक पर्टिकुलर केस को पकड़ लिया है, जो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का काम होता है कि वो केस को पकड़ेगी और उस पर इन्वेस्टिगेट करके एक प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश करेगी। लेकिन इसमें जर्नलिज्म क्या है कि इसमें प्रॉपर रेस चल रहा है कि कौन सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग कह रहे अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, और कह रहे कह रहे कि इसमें 2 डायमेंशन पर काम हो रहा है। कह रहे एक तो सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग कोई आप नई न्यूज़ लेकर के आ जाओ, कोई नया फैक्ट लेकर के आ जाओ। फिर दूसरा कि इस पूरे केस की एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भी पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो केवल प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब इस समय जो न्यूज़ चैनल वगैरह का जो बहुत टाइम है जो कंज्यूम हो रहा है, कह रहे वो रिगार्डिंग द सुशांत सिंह राजपूत के केस की इन्वेस्टिगेशन ही है, जो कि उनका काम नहीं है, मीडिया का काम नहीं है। इवन अगर जुडिशरी भी अगर उस पर एक्शन लेती है तो फिर वो जुडिशरी का काम है न्याय दिलवाना। लेकिन अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि कैंपेन चला
चलाए जा रहे हैं वेरियस चैनल्स पर, और एक दूसरे से रेस हो रही है कि कौन कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, कौन किसको क्या सपोर्ट कर सकता है। तो दैट काइंड ऑफ जो पूरा पूरा इंडस्ट्री है कह रहे हैं वो रन कर रही है। तो राइट नाउ उसी को क्या 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 कर रहे हैं राइटर, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए इतने मेजर मेजर केसेस हैं, कह रहे हैं कि स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह में परफॉर्मेंस इंडिया के मतलब अभी वो रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल भी आप हाइप नहीं करते हो, आप लोगों को बताते नहीं हो, ठीक। और माइग्रेंट की क्राइसिस है और वेरियस इश्यूज़ हैं कि मतलब अनएम्प्लॉयबिलिटी वगैरह है, कैसे कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। कह रहे ऐसे टाइम पे कह रहे न्यूज़ चैनल्स वगैरह को तो ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, और जो ओपिनियंस हैं कह रहे जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं कंट्री को कह रहे वो देना चाहिए, तो ताकि कंट्री एक स्टैंडअप हो सके और कंट्री के लोग कह रहे इनोवेट होकर के कह रहे वो सेल्फ को सस्टेन कर सके। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज कह रहे कि इस तरह से इनोवेटिव काम करने के बजाय कह रहे कि केवल एक केस को लेकर के बिल्कुल जो कि यूजलेस है, कह रहे आफ्टर दैट कि सीबीआई को ही सारा कुछ करना है, और सीबीआई के माध्यम से ही ये सारा काम होना है, राइट। अब तो उनके पास वो चला गया है उसके लिए। बट कुछ चैनल वाले कहते हैं कि नहीं, कि हमारे जो वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं, कह रहे कि जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं, कह रहे मेरी उनसे बात हुई है, हमारे पास ऐसी ऐसी सूचना है। कह रहे अगर इस प्रकार के क्लेम अगर कोई न्यूज़ चैनल करता है तो पहली बात तो उसकी जाँच होनी चाहिए। जब जांच में ये पाया जाता है कि अगर ऑफिसर ने दे दिया है डेटा तो फिर तो उस ऑफिसर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऑफिसर ने नहीं दिया है और न्यूज़ चैनल ने बोल दिया कि ऑफिसर ने न्यूज़ दिया, तो उस न्यूज़ चैनल पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है कह रहे उसमें इंडिया की रेपुटेशन है कि यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं कह रहे वो पब्लिक का डेटा इस प्रकार से जो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर दे देती है, कह रहे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। तो हमारे जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे आज की तारीख में वो सारे आर्टिकल डिस्कस किए जा चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।